नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद के ज्ञान का उपयोग प्राचीनता और आधुनिकता के मिश्रण से करने का आह्वान किया। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या कम होकर लगभग 4,85,000 हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने त्यागपत्र दिया। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक रविवार को। प्रधानमंत्री की लोगों से अपील, इस दिवाली एक एक दिया सैनिकों के सम्मान में जलाएं और वोकल फॉर लोकल से प्रेरित लोगों में धनतेरस की खरीदारी का उत्साह। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं अतहर सईद। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समूची मानवता के कल्याण को समर्पित आयुर्वेद भारत की विरासत है। आज आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 2 अत्याधुनिक आयुर्वेदिक संस्थानों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए ये बात बड़ी प्रसन्नता की है कि हमारे परंपरागत ज्ञान को अब विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है। ये संस्थान हैं गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद अध्ययन और अनुसंधान संस्थान और राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को परंपरागत चिकित्सा पद्धति का वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आयुर्वेद के ज्ञान को ग्रंथों, शास्त्रों और नुस्खों के दायरे से बाहर निकाला जाना चाहिए और इसका उपयोग आधुनिकता के साथ मिलाकर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में आयुर्वेद का अनुसंधान कार्य हो रहा है और 21वीं सदी के आधुनिक विज्ञान से प्राप्त ज्ञान को प्राचीन ज्ञान के साथ समन्वित किया जा रहा है। 21वीं सदी का भारत अब टुकड़ों में नहीं, होलिस्टिक तरीके से सोचता है। हेल्थ से जुड़ी चुनौतियों को भी अब होलिस्टिक अप्रोच के साथ उसी तरीके से ही सुलझाया जा रहा है। आज देश में सस्ते और प्रभावी इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर वेलनेस ज्यादा फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद आज सिर्फ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं रह गया है, बल्कि ये देश की स्वास्थ्य नीति का प्रमुख आधार बन गया है। उन्होंने बताया कि लेह में राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान बनाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति के बारे में अध्ययन और अनुसंधान की सुविधा होगी। दोनों आयुर्वेदिक संस्थानों का दर्जा बढ़ाए जाने पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब उन पर और अधिक जिम्मेदारी आ गई है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि ये संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार आयुर्वेद का पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। श्री मोदी ने स्टार्टअप उद्यमों और निजी क्षेत्रों से भी आग्रह किया कि वे वैश्विक रुझानों और मांग का अध्ययन कर आयुर्वेद के क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय आयोग और राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग की स्थापना संसद के पिछले सत्र में पारित कानून के तहत की गई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आयुर्वेद के विकास के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के प्रकोप के दौरान आयुर्वेद उत्पादों की मांग दुनिया भर में बड़ी तेजी से बढ़ी है। कोविड महामारी शुरू होने के बाद आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी आदि की कीमतें इसलिए बढ़ी क्योंकि मांग बढ़ी, लोगों का विश्वास बढ़ा। मुझे बताया गया है कि इस बार अश्वगंधा की कीमत पिछले साल के मुकाबले 2 गुनी से भी ज्यादा तक पहुंची है। इसका सीधा लाभ इन पौधों, इन जड़ी बूटियों की खेती करने वाले हमारे किसान परिवारों तक पहुंचा है। श्री मोदी ने कहा कि हल्दी और अदरक जैसी चीजों का निर्यात काफी बढ़ा है क्योंकि इन्हें रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाला माना जाता है। इससे ये साबित हो जाता है कि दुनिया भर में आयुर्वेद उपचार और भारतीय जड़ी बूटियों में लोगों का भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के प्रतिष्ठित चिकित्सा शोध पत्रों में आयुर्वेद की नई संभावनाओं के बारे में लेख प्रकाशित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों का ध्यान आयुर्वेद के उपचार पर ही केंद्रित नहीं था, बल्कि देश विदेश में आयुष से संबंधित उच्च स्तरीय अनुसंधान भी हुआ है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज एक ओर टीकों के परीक्षण में लगा है तो दूसरी ओर वो कोविड से निपटने में आयुर्वेदिक अनुसंधान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान सहित 100 से अधिक संस्थानों में आयुर्वेद पर अनुसंधान हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेदिक औषधियों और जड़ी बूटियों पर विशेष जोर देने के साथ साथ शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाले पौष्टिक आहार पर भी अनुसंधान होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आयुष मंत्रालय समूचे देश के लिए एक विस्तृत योजना बना रहा है जिससे विश्व भर में आरोग्य को बढ़ावा देने में देश का योगदान बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों को किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपाय खोजने चाहिए। श्री मोदी ने बताया कि कोविड महामारी के प्रकोप के बाद अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी जैसी जड़ी बूटियों के दाम काफी बढ़ गए हैं। किसान इनकी खेती करके फायदा उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और अन्य विभागों से आग्रह किया कि वे भारत में पैदा होने वाली कई जड़ी बूटियों की उपयोगिता के बारे में लोगों में जागरूकता जगाएं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद से संबंधित समग्र व्यवस्था पारिस्थितिकीय तंत्र के विकास से स्वास्थ्य और आरोग्य से जुड़े पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गैब्रियेसस ने इस अवसर पर एक वीडियो संदेश भेजा है और परंपरागत औषधियों को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की वचनबद्धता की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को परंपरागत चिकित्सा पद्धति का वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है। WHO के मुखिया और मेरे मित्र, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी स्थापना के लिए दुनिया में से भारत को चुना है और अब भारत में से दुनिया के लिए इस दिशा में काम होगा। भारत को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, विशेष रूप से WHO के महानिर्देशक, मेरे मित्र डॉक्टर टेड्रोस का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आयुष मंत्री श्रीपद नायक, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस अवसर पर उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढककर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह ले। समझ गयी? हाँ, समझ गई और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भारत में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर करीब 93% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 49,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में 81,15,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण की पुष्टि वाले मामलों में से केवल 5.55% बीमार हैं। इस समय देश में महामारी से रोगियों की कुल संख्या कम होकर करीब 4,84,000 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 44,874 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या 87 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षण, निगरानी और उपचार की रणनीति पर कारगर तरीके से अमल से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है, जबकि मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय भारत में कोविड महामारी की मृत्यु दर 1.47% है, जो दुनिया में महामारी की सबसे कम दरों में से एक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 547 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में अब तक महामारी से मौत का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या 1,88,668 हो गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य निदेशालय ने राज्य में कोविड की दूसरी लहर से बचाव के लिए कई सुझाव दिए हैं। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि इन उपायों के तहत नियमित रूप से घर घर जाकर सर्वेक्षण करने और जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में तैयार रखने को कहा गया है।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य निदेशालय ने उन क्षेत्रों में परीक्षणों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया है जहां फ्लू जैसी बीमारियों के मरीज पाए जा रहे हैं। साथ ही नियमित रूप से डोर टू डोर सर्वेक्षण करने का सुझाव भी दिया है। निदेशालय ने कहा है कि यूरोप के देशों की तरह कोरोना की दूसरी लहर जनवरी-फरवरी में भारत में आने की संभावना है। इस संभावित खतरे के मद्देनजर स्वास्थ्य निदेशालय ने कहा है कि दवाएं, उपकरण और ऑक्सीजन बफर स्टॉक के रूप में उपलब्ध होने चाहिए। प्रत्येक जिले में रोगियों की संख्या के आधार पर कोरोना उपचार की जिम्मेदारी संबंधित जिला या शहर के अस्पतालों को सौंपी जानी चाहिए। निदेशालय ने कहा है कि राज्य में कोरोना अस्पताल के रूप में 5 से 7 अस्पतालों को शुरू रखना चाहिए और आम जनता के लिए इस संबंध में विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्रदान कराई जानी चाहिए। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक में कोविड महामारी का प्रकोप कम होने लगा है और संक्रमण की पुष्टि की दर घटकर 1.83% रह गई है। मृत्यु दर भी गिरकर 0.99% के स्तर पर आ गई है। कल राज्य में 3,368 लोग स्वस्थ हुए और महामारी के 2,116 नए मामले सामने आए। राज्य में इलाज करा रहे कोविड रोगियों की कुल संख्या घटकर 29,470 रह गई है, लेकिन कर्नाटक में रोजाना 1 लाख से अधिक परीक्षण कराने की रफ्तार बनी हुई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड महामारी के 997 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में अब तक इस बीमारी की चपेट में आए लोगों की कुल संख्या 2,55,663 हो गई है। कल राज्य में 40,000 से अधिक कोविड परीक्षण किए गए। राज्य में स्वस्थ होने की दर मामूली सुधार के साथ 92.76% हो गई है। तेलंगाना में अब तक 2,37,172 कोविड रोगी बीमारी से ठीक भी हुए हैं। इस बीच राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज सुबह जारी दैनिक बुलेटिन में कहा गया कि पिछले 24 घंटों में 4 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 1,397 हो गई है। इस समय राज्य में 17,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 14,000 से अधिक घर पर ही इलाज करा रहे हैं। उधर हैदराबाद में महामारी के 169 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि मेडिचल, मलकजगिरी, रंगारेड्डी, भद्राद्री, कोठागुंडम जिलों में इस अवधि के दौरान 100 से कम नए मामले सामने आए। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल प्रशासन के प्रमुख डॉक्टर सिद्धार्थ सतपथी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सही तौर तरीकों को अपनाने की जरूरत पर बल दिया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने 5 सावधानियों पर अमल करना आवश्यक बताया। पहला है कि हम अपने फेस पे जब भी हम अपने हाथ लगाते हैं, हमें हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश से रब करना चाहिए। दूसरा है कि मास्क हमेशा मुंह और नाक को ढक के पहनना चाहिए, खास करके जब आप पब्लिक से। तीसरा है कि हमें इकट्ठा बैठ के क्लोज सर्कल में नहीं खाना चाहिए। अगर इकट्ठा खाना चाहिए तो एक बड़े जगह पे या खुले जगह पे, जहां पे हम वो 2 गज की दूरी आपस में मेंटेन करते हुए अगर खाएं तो उसके चांसेस रिस्क इन्फेक्शन के कम हो जाएंगे। चौथा है कि जब भी हम खांसें या छींकें, हमें कफ एटिकेट को प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी कि अपने कोहनियों को मोड़ के उसके अंदर हम छींकें। 5वां ये है कि जब भी हमें कोई इस तरह का सिम्टम्स हो, बुखार हो या फिर ड्राई कफ हो या लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल हो, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हो तो हमें तुरंत टेस्ट करा लेना चाहिए नियर बाय सेंटर में। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767 और 011-2331-4444। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करते हुए आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंपा। इससे पहले श्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि एनडीए के नवनिर्वाचित विधायक 15 नवंबर को विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। नीतीश कुमार के सरकारी निवास पर आज एनडीए के घटक दलों की अनौपचारिक बैठक हुई। इस बैठक में नई सरकार के गठन को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने बैठक में भाग लिया। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव भी बैठक में उपस्थित थे। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी भी बैठक में शामिल हुए। इस बीच एकमात्र निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा के डावर, केरन, उरी और नौगांव सेक्टरों में पाकिस्तानी सैनिकों ने अकारण गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि पाकिस्तान ने मोर्टार और अन्य हथियारों से गोलीबारी की और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिससे बारामूला जिले के उरी सेक्टर में 3 नागरिक मारे गए। इस गोलीबारी में सेना के 3 जवान और बीएसएफ का एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए, जबकि 3 अन्य जवान घायल हो गए। सेना प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय सेना ने कार्रवाई कर करारा जवाब दिया, जिससे नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और कुछ लोग हताहत भी हुए। भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई में आतंकवादियों के ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि इस बार दीपावली पर वे एक दिया सैनिकों के सम्मान में जलाएं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि हमें उन जवानों के सम्मान में दिया जलाना चाहिए जो निर्भय होकर हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद के ज्ञान का उपयोग प्राचीनता और आधुनिकता के मिश्रण से करने का आह्वान किया। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या कम होकर लगभग 4,85,000 हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने त्यागपत्र दिया। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक रविवार को। प्रधानमंत्री की लोगों से अपील, इस दिवाली एक दिया सैनिकों के सम्मान में जलाएं और वोकल फॉर लोकल से प्रेरित लोगों में धनतेरस की खरीदारी का उत्साह। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मिट्टी के दिए जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने रामलला की आरती में भी भाग लिया। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या में लगातार चौथी बार दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। पवित्र सरयू के घाटों पर 5,51,000 से अधिक दीपों की जगमगाहट से पूरा आसमान आलोकित हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि अगले साल दियों की संख्या 7,51,000 को भी पार कर जाएगी। इस दीपोत्सव के मौके पर पूरी अयोध्या नगरी शानदार रोशनी से जगमग है और चारों तरफ राम कथा के प्रसंगों का चित्रण किया गया है। यह ऐतिहासिक दीपोत्सव देर शाम तक चलता रहेगा। राज्य सरकार ने हर राम भक्त के इस आयोजन में वर्चुअल माध्यम से दीप जलाकर शामिल होने के लिए विशेष वेबसाइट तैयार की है। इसके पहले मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने त्रेता युग में भगवान राम के अयोध्या लौटने के प्रसंग को फिर से जीवित करते हुए हेलीकॉप्टर से राम कथा स्थल पर पहुंचे भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के कलाकारों का राज तिलक किया और बाद में सरयू आरती में हिस्सा लिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। धनतेरस का त्योहार आज देश के विभिन्न भागों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसको धन त्रयोदशी या धनवंतरी जयंती के रूप में भी जाना जाता है। लोग इसे नई चीजें, विशेषकर सोने और चांदी के गहने और नए बर्तन खरीदने के लिए सबसे शुभ दिन मानते हैं।
इस दिन बड़े पैमाने पर घरेलू उपकरणों और ऑटोमोबाइल्स की भी खरीदारी की जाती है। त्योहारों को देखते हुए सरकार ने लोगों से स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने आकाशवाणी से प्रसारित मासिक कार्यक्रम मन की बात में लोगों से अपील की थी कि दीपावली जैसे त्योहार के अवसर पर खरीदारी करते समय स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें। उन्होंने लोगों से खादी अपनाने की अपील की। हमारे कई लोकल प्रोडक्ट्स में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे एक उदाहरण है खादी का। लंबे समय तक खादी सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है, ऑल वेदर फैब्रिक है और आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बन ही रही है। खादी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है। प्रधानमंत्री का कहना था कि त्योहारों का उत्साह और बाजारों की रौनक का आपस में गहरा संबंध है। इस बार जब आप लोग बाजार जाएं तो वोकल फॉर लोकल के संकल्प को याद रखते हुए स्वदेशी उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दें। त्योहारों की ये उमंग और बाजार की चमक एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कामना की है कि भगवान धनवंतरी हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आएं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा लोगों से दिवाली साधारण तरीके से मनाने और केवल हरित पटाखे जलाने का आग्रह किया है। दीपावली त्योहार के इस पर्व में पेंडेमिक ने बाधा नहीं डाली है। लोग कई तादाद में मिठाई और पटाखे की दुकानों के आगे दिखाई दिए। शॉपिंग सेंटर्स के आगे भी लोग शॉपिंग करते दिखाई दिए। नगर निगम और पुलिस विभाग के कर्मचारी कोविड रोकथाम नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। त्योहार के उपलक्ष्य पर आज गंगा पूजा का कार्यक्रम था। कल नरक चतुर्दशी के उपलक्ष्य में सुबह तेल लगाकर स्नान करना एक पद्धति है। परसों धनलक्ष्मी की पूजा है। सोमवार को बलि पाड्यमी का पर्व है। भगवान की पूजा, आरती, रंगोली की सजावट, दिया जलाना, नए कपड़े पहनना, मिठाई खाना और बड़ों के आशीर्वाद लेना इस त्योहार का भाग है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वायु और ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए इस बार हरित दीपावली मना रहे हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने 9 नवंबर से 30 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सभी तरह के पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध देश भर में उन महानगरों और शहरों में लागू होगा जहां वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह आदेश ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है जिन्हें कोविड महामारी के बीच वायु प्रदूषण से ज्यादा खतरा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कई राज्यों ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है और हरित दिवाली मनाने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार ने दिवाली पर केवल 2 घंटे हरित पटाखे जलाने की अनुमति दी है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाए जा सकते हैं। ओडिशा सरकार ने कोविड मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। पश्चिम बंगाल में दिवाली, काली पूजा, छठ, कार्तिक पूजा के अवसर पर कोविड महामारी के दौरान वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पटाखों के प्रयोग और बिक्री पर प्रतिबंध के कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश को न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में दिवाली गुरु पर्व के अवसर पर केवल 2 घंटों के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक हरित पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। छठ के अवसर पर 6 से 8 बजे तक पटाखे जला सकते हैं। राजधानी दिल्ली में 30 नवंबर तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से घर पर रहने और दिए जलाकर दिवाली मनाने का आग्रह किया है। बृहन मुंबई नगर निगम ने मुंबईकरों से अपील की है कि वे आत्म अनुशासन दिखाएं और बिना पटाखों के दिवाली मनाएं, क्योंकि प्रदूषण कोविड-19 रोगियों को प्रभावित कर सकता है। लक्ष्मी पूजन के दौरान कल केवल निजी परिसरों में सीमित तरीके से हल्के पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। हालांकि नागरिकों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है और पटाखों को जलाते वक्त सैनिटाइजर से बचने की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के लोगों से दिवाली का
त्योहार मनाने के दौरान सतर्क रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि वे खुद सोशल मीडिया का इस्तेमाल दिवाली की शुभकामनाओं के आदान प्रदान के लिए करेंगे और लोगों से अपील की है कि त्योहार के दौरान खुद को कोविड-19 संक्रमण से बचाने के लिए खुद का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो लोग दिवाली की शुभकामनाओं के आदान प्रदान के लिए सोशल मीडिया और ईमेल का उपयोग करें। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश में दीपावली का पर्व कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली पर्व परंपरागत धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कल और आज धनतेरस एवं रूप चौदस के अवसर पर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बर्तन, कपड़े और आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं। इस बार पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले और कम आवाज वाले ग्रीन पटाखों की खरीदी के लिए लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं। वोकल फॉर लोकल के लक्ष्य को सार्थक करने के लिए स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए दीपकों और अन्य साज सज्जा के सामानों की खरीदी पर जोर दिया जा रहा है। ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन करते हुए राज्य में आतिशबाजी का समय रात 8 से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उच्चतम न्यायालय ने पटाखों के बारे में तेलंगाना उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों में संशोधन कर दिया है और राज्य में 2 घंटे के लिए हरित पटाखे जलाने के अंतरिम आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने तेलंगाना फायर वर्कर्स डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर आज सुनवाई की है। इस याचिका में पटाखों के बारे में तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। सुरक्षित दीपावली मनाए जाने के बारे में जारी हमारी श्रृंखला में आज हम जैव विविधता पर पटाखों के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। जलते हुए पटाखे पक्षियों को हमेशा के लिए दृष्टिबाधित कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पटाखे जलाने से कई बार सड़कों पर घूमने वाले जानवर इसकी चपेट में आ जाते हैं। पटाखों की आवाज जानवरों में बहुत ज्यादा घबराहट पैदा करती है। श्वसन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को दीपावली के दौरान अपने घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है, क्योंकि पटाखों से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में श्वसन रोग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर करण मदान ने बताया कि इस दौरान ऐसे रोगियों को अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखनी चाहिए। डॉक्टर मदान ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर वायु प्रदूषण से निपटने की बहुत आवश्यकता है। ये बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को सांस की तकलीफ है पहले से कोई, वो आउटसाइड एक्टिविटी को अवॉइड करें, और अगर जिन दिनों में पोल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा है उसमें स्पेशली आउटडोर में एक्सरसाइज और कुछ भी फिजिकल एक्सर्शन जिससे उनका सांस का रेट बढ़ता है उसको अवॉइड करें, क्योंकि उससे पोल्यूशन का जो एक्सपोजर है वो आपका इंक्रीज होता है और उससे सांस की तकलीफ बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों द्वारा मनाए जाने वाला ये त्योहार देश में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत बनाता है। इस अवसर पर हमें गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों की समृद्धि के लिए उम्मीदों का एक दीपक बनने का संकल्प लेना चाहिए। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर सुबह कोहरा छाये रहने और आंशिक रूप से बादल छाये रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। श्रीनगर में हल्की बर्फबारी हो सकती है। तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जम्मू में तापमान 12 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाये रहने के आसार हैं। लेह में हल्की बर्फबारी होगी। गिलगित में भी बर्फबारी होगी और न्यूनतम तापमान 1 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आमतौर से बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 7 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद के ज्ञान का उपयोग प्राचीनता और आधुनिकता के मिश्रण से करने का आह्वान किया। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या कम होकर लगभग 4,85,000 हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने त्यागपत्र दिया। विधायक दल के नेता के सुझाव चुनाव के लिए एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक रविवार को। प्रधानमंत्री की लोगों से अपील, इस दिवाली एक एक दिया सैनिकों के सम्मान में जलाएं और वोकल फॉर लोकल से प्रेरित लोगों में धनतेरस की खरीदारी का उत्साह। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।